हेलो हेलो हेलो। हाउ आर यू CS फैमिली? आई थिंक सब कुछ यहाँ चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में। 10 अगस्त को पेपर है, बार बार रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। कहीं आप लोग ढीले पड़ रहे हो तो प्लीज अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि पेपर पास करना है इस बार। आई एम एज्यूमिंग कि जो बंदे देखो 1 2 3 जितने भी मॉड आप दे रहे हो, आप लोगों ने उस हिसाब से अपना एफर्ट और एक्सपेक्टेशन का रेशियो बना रखा होगा। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई कर रखी हैं कि अरे तीनों मॉड निकाल के दिखाऊंगा इस बार, बट आप तैयारी इस हिसाब से भी नहीं कर रहे हो कि आपका एक मॉड भी निकले। तो प्लीज बी लॉयल टू योर सेल्फ, और अगर आपको लगता है कि हाँ कमी है कोई तैयारी में तो प्लीज तैयारी करिए। कोई सजेशन वगैरह चाहिए हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में मेरे से जरूर पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने में बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मॉड 2 के अगेन मॉड 2 का हमारा एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। इसका पार्ट ए है। पार्ट ए कितने मार्क्स का है भाई? हमारा 40 मार्क्स का पार्ट ए है। और इस पार्ट ए की जो जान है, जिसका नाम है एक चैप्टर जिसका नाम है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, ये चैप्टर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसमें हो सकता है 2 से 3 पार्ट्स में बने ये वीडियो, जो भी है आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? बस आप लोगों को क्या करना है, तमीज से पहले तो इसे पढ़ो अच्छे से। बाय द एंड अगर आपको लगता है कि हाँ सर वीडियोस तो बहुत यूजफुल थे और आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा लाइक कर दो और कमेंट करके 2 चीजें, या तो तारीफ करो कि सर थैंक यू सो मच, या फिर जो चीज समझ नहीं आई वो पूछो। आप इसके लिए ओपन है कमेंट सेक्शन, बिल्कुल आपको जो गिले शिकवे हैं प्लीज वहां पे हम लोग एड्रेस करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चैप्टर शुरू करते हैं अपना सीधे। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, और उस स्टोरी को अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना तो आप इंटेंट समझ जाओगे किसकी, इस पर्टिकुलर चैप्टर की। देखो स्टोरी कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल पॉडकास्ट की तरह सुनना। लाइक रेडियो होता है ना, जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बस सामने एक बुक है और आपको पीछे से एक आकाशवाणी हो रही है, इस तरीके से सुनने की कोशिश करना। देखो एक कंपनी होती है, एक कंपनी है जो क्या करती है, बिजनेस करने के लिए उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है। वो अलग अलग सोर्सेज से क्या करती है, फंड्स इकट्ठा करती है। वो शेयर कैपिटल इशू करती है, वो डिबेंचर्स इशू करती है, वो बैंक से लोन्स लेती है एंड व्हाट नॉट, पब्लिक से डेप्ट लेती है, पब्लिक डिपॉजिट्स लेती है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे वो पैसे लेके अपने बिजनेस को ग्रो करती है। अब क्या होता है, जब भी पब्लिक जो कंपनी होती है वो किसी से डेप्ट लेती है, कोई भी उधार लेती है, तो यार कोई उधार अनटिल एंड अनलेस वो अनसिक्योर्ड लोन क्यों ना हो, जब भी कोई लोन सिक्योर्ड होता है तो आपको एक बात पता है कि जब भी कोई बंदा आपको लोन देगा तो बदले में वो आपसे कोई असेट पे चार्ज मांगेगा। असेट पे चार्ज चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि एक सिक्योरिटी देना। जो भी लेंडर है उसको एक सिक्योरिटी देना कि इन केस, वैसे तो हम लोग अच्छे लोग हैं, यानी कि कंपनी जो है वो एक अच्छी पर्सन है, वो उसके पैसे सही टाइम पे वापस कर देगी विद इंटरेस्ट। बट इन केस अगर पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, देन इन दैट केस जिस असेट की सिक्योरिटी उसको दी गई है, यानी कि चार्ज दिया गया है, उस असेट को सेल करके जो भी पैसा रिकवर होगा वो उस बंदे को पे कर दिया जाएगा। ये चीज इंश्योर की जाती है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट असेट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज का मतलब क्या होता है, कि असेट्स को एक तरीके से गिरवी रख देना, इस तरीके से समझो, एक तरीके से सिक्योरिटी के तौर पे रख देना कि इस सिक्योरिटी के बेसिस पे हमने किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी पर्सन से हमने लोन लिया है। अब क्या होता है कि कई बार, ध्यान से सुनो, कई बैंक्स होते हैं, जैसे लेट सपोज मान लेते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो क्या होगा कि एक कंपनी है जिसने किसी बैंक, HDFC बैंक से जब लोन लिया तो एक चार्ज क्रिएट कर दिया। और क्या हुआ, किस चीज पे चार्ज क्रिएट कर दिया, मान लेते हैं उसके पास एक लैंड थी जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीस। उस लैंड को चार्ज क्रिएट करके उसने क्या करा, लोन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक और बैंक आया ICICI बैंक, उससे भी उसने लोन लिया। तो उसने कहा कि सर एक काम करो, ये लैंड है, इस पे ही चार्ज क्रिएट कर लो और बदले मुझको लोन दे दो। अब जो बेचारा शरीफ सा ICICI बैंक है, उसको तो ये पता ही नहीं था कि जो HDFC बैंक है उससे जब इस कंपनी ने लोन लिया था तो भी सिक्योरिटी किसको रखा था, इस लैंड को रखा था। और ICICI बैंक से जब लोन लेना था तो भी इसी को सिक्योरिटी रख दिया। अब अगर एक बात बताओ, इन केस इन फ्यूचर कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो पैसे वापस नहीं कर पाती, तो अगर लैंड को बेचा जाएगा तो आपको क्या लगता है कि बेवकूफ बन गया ना, कौन, ICICI बैंक। क्योंकि पहले अगर पहला चार्ज होल्डर कौन है, HDFC बैंक है। तो जब भी असेट को बेचा जाएगा और जो भी पैसा रिकवर होगा वो किसको दिया जाएगा, HDFC बैंक को। बट इस केस में ICICI बैंक क्या हो गया, पागल बन गया। अब ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जब भी बैंक्स या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी जब किसी कंपनी को लोन देता है या कोई भी लेंड करता है अमाउंट, तो बदले में वो चाहता है कि पहले उसे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए, किसी एक बढ़िया से प्रोफेशनल द्वारा बनी हुई। और सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में क्या चीजें लिखी होती है कि कंपनी का किस असेट पे किस चीज का चार्ज चल रहा है,
कितना चार्ज चल रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स, कंपनी ने आज तक कितना लोन लिया, कितनी बोरोइंग्स करी हैं, कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ये सभी बातें उस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में होती है। उसके बाद बैंक की चॉइस होती है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक की चॉइस है कि अब वो कंपनी को लोन देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। अब ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की ये रेलेवेंस है, ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरव्यू लेना। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करो वीडियो को, फिर देखो। अब जरा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे देखो, बिल्कुल रीड मारना है, सिर्फ क्विकली रीड मारेंगे, काम की चीजें सिर्फ वहां पे हम लोग रुक के एक बार उसको समझेंगे। देखो, जो भी चीजें रीड मारने के लिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए वो याद करना है। मैंने अगेन बार बार एक बात बोली है कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। मेरे को आप लोगों के एग्जाम्स क्लियर कराने, दैट्स इट। इससे ऊपर की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। बट हां, जैसे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि सर डिटेल में आप थोड़ा समझाइए, तो आई विल बी द सेम पर्सन जो आपको डिटेल में इन चीजों को लॉजिक बताएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स, हैज अ फैसिलिटी ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम फॉर अर्निंग लार्ज स्केल प्रॉफिट। भाई वो कैपिटल रेज कर सकती है किसी भी सोर्स से चाहे तो, विच इज नॉर्मली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट एंड मीन्स। यानी कि वो एज अ कंपनी होल, पूरी कंपनी क्या करती है, एक लोन या फिर कोई भी कैपिटल अरेंज करने के लिए एफर्ट करती है। इन द पास्ट कंपनीज यूज्ड टू रेज मनी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बिल्कुल सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। However, with the increasing pressure of capital requirements, different and alternative modes of financing were explored and the concept of loan capital came into being. यानी कि पहले अगर कैपिटल चाहिए होती थी तो ऑप्शन क्या होता था, सिर्फ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यही सब ऑप्शन होते थे। बट विद टाइम कैपिटल मार्केट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो अब इस वजह से क्या हुआ, नए सोर्सेज ऑफ कैपिटल हमें रेज करने बहुत जरूरी थे, जिसमें हमारे क्या निकल के आ गए, ऑल्टरनेटिव मोड्स निकल के आ गए, जिसमें हमारी लोन एज अ कैपिटल भी एक नया सोर्स उभर के आया। The loan requirement of a company to be met had to be raised frequently and also by a number of individuals, as in the case of share capital. जो लोन रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंपनी की, वो भी अगेन जैसे शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। This brought the concept of pari passu ranking. पारी पस्सू रैंकिंग का मतलब पता है ना, इक्वल रैंकिंग। अभी क्या है वो बाद की बातें हैं, अभी समझो। A charge is created when the security on the property of the company is conferred on another person. वो जो चार्ज की मैं बात कर रहा था, चार्ज क्रिएट किया जाता था जब भी कंपनी एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, उसको लोन चाहिए होता था किसी आईसीआईसीआई बैंक से। आईसीआईसीआई बैंक लोन तो देता था, बट कहता था कि एबीसी लिमिटेड तुम्हारे पास अगर कोई असेट है तो इस पे मेरा चार्ज क्रिएट कर दो, यानी कि एक तरीके से मुझे सिक्योरिटी दे दो कि तुम इन फ्यूचर मुझे बाय हुक और बाय क्रुक पैसे दोगे। फिर उसके बाद where in a transaction for value both parties evidence an intention that the property is existing or future shall be made available as security, the charge on the property is created. यहां पे चार्ज की बेसिकली पूरी डेफिनेशन लिखी गई है। चार्ज की डेफिनेशन अभी यहां से नहीं पूछी जाएगी आपसे फॉर द टाइम बीइंग। आपको सिर्फ इसमें यहां समझना यह है कि चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है, इसका लेमन मतलब मैंने आपको यहां पे समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक बहुत क्लियर बात है कि जो एबीसी लिमिटेड है, उसको जो उसकी असेट्स हैं उस पे जिसका भी चार्ज क्रिएटेड है उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसमें, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारी किस असेट पे किस बंदे का चार्ज क्रिएट हो रखा है, ठीक है जी। द चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी, वही मैंने बताया, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो एक बार रजिस्टर हो जाएगा, अ सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड दैट सर्टिफिकेट इज द कंक्लूसिव प्रूफ दैट द डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग चार्ज इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और कैसे इंश्योर होगा कि कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर कराया है नहीं कराया है, जब आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर किया जाएगा तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, ठीक है ना। और वो सर्टिफिकेट क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ होता है। सिर्फ वो सर्टिफिकेट दिखा के आप कहीं भी शो कर सकते हो कि हां भाई जो हमारा ये चार्ज है वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। Whenever a charge is created, जब भी एक चार्ज क्रिएट होता है किसी भी प्रॉपर्टी पे अगेंस्ट एनी बोरोइंग ऑफ द कंपनी, द सेम इज ड्यूली रिकॉर्डेड ऑन द एमसीए वेबसाइट। और इसी चीज को जैसे किसी कंपनी की, जैसे लेट सपोज एबीसी लिमिटेड था हमारा एग्जांपल, कहां गया एबीसी लिमिटेड, अरे यार एक तो लैग मार रहा है। एबीसी लिमिटेड की मान लेते हैं ये चार्ज किस पे क्रिएट हुआ था, लैंड पे। तो जैसे ही लैंड पे चार्ज क्रिएट हुआ तो लैंड पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है ये किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आरओसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आरओसी के पास जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा तो आरओसी क्या करेगी, एमसीए की वेबसाइट पे इस चार्ज की डिटेल्स को क्या कर देगी, अपलोड कर देगी। बात समझ आ रही है। इट एक्ट्स
एज अ रेड हेरिंग फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव एक्वायरर ऑफ सच प्रॉपर्टी। रेड हेरिंग का मतलब प्रोस्पेक्टिव एक्वायर, मतलब जब भी कोई बंदा उस प्रॉपर्टी, उस लैंड को जिस पे चार्ज है, जब भी उसे खरीदने जाएगा या एक्वायर करने जाएगा तो उसको इंटीमेट कर देंगे कि सुन भाई, ये जो तू खरीद रहा है इस पे पहले से ऑलरेडी एक चार्ज है। बात समझ आ रही है? इट इंटीमेट्स द पर्सन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी अबाउट द चार्ज सो क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी बिफोर एक्विजिशन। कि भाई जैसे होता है ना, हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाते हैं, प्लॉट वगैरह खरीदने जाते हैं, तो हम बात नहीं करते हमारे पेरेंट्स कि यार इस पे कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी और ने तो इस पे हक नहीं जमा रखा है, कहीं हम लोग खरीद भी लें और बाद में पता चले कि भाई ओनरशिप किसी और बंदे के पास है या हमें उसके साथ ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी। वो चीज आपको इंश्योर पहले करनी पड़ेगी। यानी कि आप क्या करोगे, एमसी की वेबसाइट पे चेक करोगे कि कहीं कोई चार्ज तो नहीं क्रिएटेड इस प्रॉपर्टी पे। अगर नहीं क्रिएटेड है तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से परचेस कर लोगे। एंड अगर क्रिएटेड है तो आप नेगोशिएशन कर पाओगे, कम ज्यादा कर पाओगे प्राइस। गॉट इट? आइए आगे। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट हेल्प्स लेंडर्स टू असेस द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस एंड इट्स स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ लोन सर्विस हिस्ट्री। यानी कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लेंडर्स का मतलब क्या होता है आसान भाषा में? उधार देने वाला। उधार देने वाले को एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है उस कंपनी के बारे में जिसको वो उधार देने की सोच रहा है, कि भाई इसकी लोन सर्विस हिस्ट्री कैसी है, यानी कि पास्ट में इसने कितने लोगों से लोन लिया, कितने लोगों को लोन वापस कर दिया, कितने असेट्स पे इसका चार्ज क्रिएटेड है, एंड सो ऑन। फिर थ्रू दीज सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स लेंडर गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ चार्जेस created on the property of the company and the attendant compliances and registration status with the ROC। सारी चीजें पता चल जाएंगी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। हम यहां पे बिल्डअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज कंसिडर्ड, कि लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं। Foreseeing where the company would stand if it goes into the liquidation at the particular point of time also becomes easy। अब देखो कंपनी किस टाइम पे लिक्विडेट हो सकती है, ये भी आप सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट को पढ़कर असेस कर सकते हो। यानी कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट पे अगर पता चल जाए कि इस कंपनी ने बहुत हैवी लोन ले रखा है, बट इस कंपनी की इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो उस लोन के प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट को रीपे कर पाए, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। तो ये चीज भी आप उसमें पढ़ सकते हो। द रिपोर्ट, जब मैं यहां पे सिर्फ रिपोर्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द लेंडर्स अबाउट द स्टेटस ऑफ चार्जेस हेल्ड बाय देम vis-a-vis चार्जेस इफ एनी हेल्ड बाय अदर्स। यानी कि उनका क्या चार्ज है। यानी कि हो सकता है ना भाई, आईसीआईसीआई बैंक ने जब चार्ज क्रिएट करवाया था इस प्रॉपर्टी पे, तो आईसीआईसीआई बैंक श्योर कहां कराएगा, एमसी की वेबसाइट पे चेक करेगा कि मेरे नाम का चार्ज रजिस्टर हो रखा है ना। हाँ जी, हो रखा है। और अगर एचडीएफसी बैंक है, उसको भी लोन देना है, किसको, एबीसी लिमिटेड को, तो वो चेक करेगा कि कहीं इस लैंड पे चार्ज गेन तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है। और ये चीज कहां चेक कर पाएगा, वो एमसी की वेबसाइट पे चेक कर पाएगा। आई थिंक चीजें आपको समझ आ रही हैं। द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एक्ट्स एज अ टूल। द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एक्ट्स एज अ टूल, किस चीज को कंफर्म करने के लिए, और एविडेंशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन स्टेटस ऑफ चार्जेस। फिर देखो इसके बाद इसकी बातें की जा रही हैं, आपको इस चीज को रीड मारना है, सेल्फ रीड मारना है। अब ये चीजें आपको इन आगे जाके ना इन डिटेल यही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये वाला एक बार पैराग्राफ में रीड करवा रहा हूं, अभी देखो इसको याद नहीं करना, जो चीजें मार्क कर रखी हैं, अंडरलाइन कर रखी हैं एज इंपॉर्टेंट, उन चीजों को आपको सिर्फ लर्न करने की टेंशन से एक बार पढ़ना है, ठीक है ना। हर चीज को रट्टा मारो, समझदारी नहीं है। बुक बहुत बड़ी है, क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट एज अ जनरल प्रैक्टिस। अब आमतौर पे क्या होता है बेटा कि बैंक आजकल डिमांड करते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम कंपनीज एज अ प्री रिक्विसाइट फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट और गिविंग लोन्स। यानी कि अब जब भी किसी कंपनी को बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है या किसी बैंक से लोन चाहिए होता है, तो बैंक्स क्या कहते हैं, साफ बोलते हैं कि एक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट हमको दो, तभी हम आपको ये सर्विसेज देंगे। सर्च रिपोर्ट गिव्स मास्टर डेटा। आय हाय, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा किसके बारे में, कंपनी के बारे में, इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री एंड डिटेल्स अबाउट डायरेक्टर्स एंड एन इंश्योरेंस दैट नीदर द कंपनी नॉर इट्स डायरेक्टर्स आर डिफॉल्टर्स इन एनी ऑफ द अर्लियर लोन्स एंड बोरोइंग्स। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में बेटा पूरा काला चिट्ठा छुपा होता है, वो सब बता देता है कि कहीं डायरेक्टर्स या कंपनी का कोई मेजर प्रमोटर वगैरह कोई डिफॉल्टर है तो नहीं। अगर डिफॉल्टर है तो फिर दिक्कत वाली बात है, एंड अगर डिफॉल्टर नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात समझ आ रही है। It also evidences the existing charges created on the property of the company. Basically, a report made on the basis of information gathered by search
of specific records is made available for inspection in a public office in any other convenient form and is supplemented by comments and inspection done by the person furnishing the report. मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये तो अभी सिर्फ रीड मारा, एक बार इसको समझो क्या लिखा है. It also evidences that existing charges created on the property of the company, यानी कि अभी वो जो लैंड की हम बात कर रहे थे ऊपर, उस पे एग्जिस्टिंग कोई चार्ज है या नहीं है. बेसिकली a report made on the basis of information gathered by search of specific records is made available for inspection in public office. Public office का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफिस. रजिस्ट्रार ऑफिस में आप क्या कर सकते हो, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट को चेक कर सकते हो. जो भी सर्च का डेटा होता है वो सारा का सारा वहां पे अवेलेबल होता है, और इन एनी अदर कन्वीनियंट फॉर्म, एंड इज सप्लीमेंटेड. सप्लीमेंटेड मतलब उस पर कुछ कमेंट्स होते हैं. मोर ओवर क्या चीजें होती हैं, कमेंट्स होते हैं, एंड इंस्पेक्शन होती है उस पर्सन की जिसने रिपोर्ट को फर्निश किया है. आई थिंक आपको बात समझ आ गई. अब देखो, जो जितना हमने अभी तक ये रीड किया है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जो भी बेटा हमने रीड किया है, इसी चीज को डिटेल में आगे और बार बार रिपीट किया जाएगा. तो ये सिर्फ क्या था, ओवरव्यू लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या कहा, की पॉइंट्स. आपको जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव. आपको सिर्फ उसकी इंटेंट पकड़नी है और एग्जाम्स के लिए उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है. गॉट इट. जरा देखिए, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट. देखिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया है वैसे पूरा का पूरा, और समझा तो दिया ही है. अ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ट्रेसेस हिस्ट्री ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी. ट्रेसेस पूरी हिस्ट्री बता देता है किसी कंपनी की प्रॉपर्टी, और हाउ इट हैज चार्ज्ड या मॉर्टगेज इट्स असेट्स विद वेरियस बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेंडर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक कंपनी के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, एंड उन प्रॉपर्टी पे कौन कौन से चार्जेस या मॉर्टगेजेस हैं जो अलग अलग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडर्स के पास उन्होंने ओवर द टाइम रखवाए हैं, बिफोर रीचिंग द प्रेजेंट बैंक दैट हैज डिमांडेड फॉर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट. एक्सक्यूज मी, शायद पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है. लेट मी चेक, जस्ट 1 सेकेंड. मैं आपको रीड करके बता रहा हूं, आप सिर्फ देखना, तब तक पेंसिल चार्ज हो जाएगी. बिफोर रीचिंग द प्रेजेंट बैंक दैट हैज डिमांडेड फॉर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि अब जैसे लेट सपोज एक नया बैंक है जिसको लोन देना है किसी कंपनी को, तो वो क्या डिमांड करेगा कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बताओ. यानी कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट देने का पर्पस क्या होगा, कि उसको बताना कि पुराना कहीं किसी असेट पे ऑलरेडी चार्ज है या नहीं है, कंपनी ने आज तक कितना लोन लिया है, एंड व्हाट नॉट. A search and status report assist the bank, financial institution या lender किस चीज में, to evaluate. क्या evaluate करना, extent up to which the company has already borrowed funds. यानी कि कंपनी ने आज तक आपसे लोन लेने से पहले अब तक कंपनी ने किस किस बंदे से लोन लिया हुआ है, and created charges against its movable as well as immovable property. और उस लोन को लेने के लिए किस प्रॉपर्टी या किस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है, किस पे नहीं. This information is vital for considering the company's request for grant of loan and other credit facilities. और बेटा ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कंपनी की उस रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज मुझको लोन दे दो, क्योंकि लोन तभी मिलेगा जब आपकी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्लीन होगी. ठीक है ना. सो अगला पॉइंट क्या है जो पिंक में हाईलाइट है, द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इनेबल्स बैंक एंड लेंडर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन मेकिंग देयर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सिंपल सी बात है, किसी भी बैंक को हेल्प करेगा कि अगर किसी कंपनी को देना है लोन या नहीं देना है, किस बेसिस पे डिसाइड होगा, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बेसिस पे. दे ऑल्सो गिव एन ओवरव्यू टू सच लेंडर्स इन्वेस्टर्स ऑन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी and help them in deciding whether or not to enter into lending investment contract with the company. जैसे lenders को help कर रहा है वैसे ही investors को help कर रहा है, क्योंकि एक investor के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि अब तक कोई भी कंपनी कितने डेप्ट के अंदर है. अगर ज्यादा डेप्ट है तो वो बचेगा उस कंपनी से या कम इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर डेप्ट कम है या उसके फेवरेबल डिसीजन मेकिंग को इनेबल कर पा रहा है तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा. बात समझ आ रही है. फिर उसके बाद अगेन यहां पे वही चीजें हैं बेटा, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताता है पूरी की पूरी. सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की तारीफ की जा रही है, ये आप सेल्फ रीड मारेंगे, सेल्फ रीड मारेंगे. अब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट देखो, अगेन आपको सर्च और स्टेटस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा. देखो सर्च का मतलब क्या है, सर्च इन्वॉल्विंग फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सर्च करना यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी लोन या चार्ज, जिस भी चीज के डॉक्यूमेंट्स है उनका फिजिकली इंस्पेक्ट करना. और सेकंड का मतलब क्या है, स्टेटस बताना. स्टेटस किस चीज का, विच कंप्राइजेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एज मेड अवेलेबल बाय द सर्च. यानी कि सर्च करने के बाद, यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जब आप उसको रिपोर्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, स्टेटस.
Does it acts as a progress report of the company and gives ready reference to the exact situation? और ये कैसे एक्ट करता है? एज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि कंपनी आज तक कैसे प्रोग्रेस करी है, कितना उसने लोन लिया है, कितना चार्ज क्रिएट किया है, और एक रेडी रेकनर या रेडी रेफरेंस है एग्जैक्ट सिचुएशन कि आज कंपनी किस स्थिति पे हो जिस दिन आप लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? देन उसके बाद अगली चीज, एक्सक्यूज मी, हाँ, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। अब बारी आती है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। अगेन मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए ऑफ कोर्स, और नॉलेज के लिए तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे अलग अलग पार्टीज दे रखी हैं कि किस तरह की थर्ड पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, वो सारी डिटेल दे रखी हैं। जैसे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज मेनली बेनिफिशियल फॉर फॉलोइंग एंटिटीज, इन लोगों के लिए, यानी कि कंपनी के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड इज द एग्जांपल। एबीसी लिमिटेड के कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे जिसमें पहला स्टेक होल्डर मान लेते हैं बैंक को, क्योंकि सबसे मेन बॉडी जो लोन देती है वो कौन होती है? बैंक्स होते हैं। तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट आर बेसिक टूल्स फॉर बैंक्स, एक्सक्यूज मी, हाँ, फॉर बैंक्स टू नो द वायबिलिटी ऑफ देयर कस्टमर हु अप्रोच द बैंक फॉर कैश क्रेडिट लिमिट्स, यानी कि बैंक्स को इनेबल कर पाते हैं कि वो अपने कस्टमर के बारे में समझें कि जो क्रेडिट मांग रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कस्टमर का क्या करेंगे। एक तरीके से आप समझो सिविल स्कोर होता है ना, सिविल स्कोर से वो क्या डिसाइड करते हैं कि कितना लोन हम इसको दे सकते हैं इस इंडिविजुअल को। सिमिलरली सर्च स्टेटस रिपोर्ट के बेसिस पे बैंक ये डिसाइड कर सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को कितना लोन दिया जा सकता है, कितना नहीं। The sole motto of banks is to provide loans against interest. However, knowing the current position of the assets being pledged by the companies become more important, and the only way to know whether such property is already pledged to some other banks or not is the search and status report. यानी कि अब सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? आप यार पैसे कमाने के लिए आपने क्या किया है, किसी को भी लोन दोगे। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कहीं से कि यार इस कंपनी की इस टाइम पे ये पोजीशन है, यानी कि ये असेट प्लेज्ड है, ये असेट प्लेज्ड नहीं है, मैं जब भी प्लेज बोल रहा हूं, मॉर्गेज बोल रहा हूं या चार्ज बोल रहा हूं, इंटेंट मेरी एक ही है, गिरवी रखना या सिक्योरिटी के तौर पे रखना, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर उसके पास सफिशिएंट सिक्योरिटी है जो प्लेज्ड नहीं है, तो उस केस में बैंक इजीली लोन दे देगा। बट अगर उसे लगता है कि नहीं यार ये कंपनी सेफ ऑप्शन नहीं है और हमें सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है जितनी हमको चाहिए, तो वो उनको लोन नहीं देगी। तो देखो, द फॉलोइंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग लोन्स टेकन बाय द कंपनी इज गिवन बाय कंपनी सेक्रेटरी थ्रू सच रिपोर्ट्स। ये इंफॉर्मेशन है जो कोई भी कंपनी सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स के थ्रू देगा। किसको? बैंक्स को। डेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी एंड चार्ज क्रिएटेड इन सच रिस्पेक्ट, यानी कि किस डेट पे किससे लोन लिया गया है और किस असेट के ऊपर उस लोन का चार्ज क्रिएट किया गया है। नेम और एड्रेस ऑफ चार्ज होल्डर, जिसने लोन दिया होगा तो चार्ज होल्डर उसी पर्सन को कहते हैं जिसने लोन दिया है, जिसने लोन दिया है, उनका नाम और एड्रेस। किस तरह का चार्ज है, जॉइंट चार्ज है या कंसोर्टियम चार्ज है। जॉइंट चार्ज आप लोगों को पता है कि यार आप लोगों ने ये चीज पहले पढ़ी होंगी। जॉइंट चार्ज में होता है कि एक सेम असेट के ऊपर जब दो या उससे ज्यादा लोग चार्ज क्रिएट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक सेकंड, उसको हम कहते हैं जॉइंट चार्ज। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हाँ जी, उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ लोन है, कितनी प्रॉपर्टी चार्ज है, प्लेज्ड है अगेंस्ट सच लोन, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी उस लोन की, यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट कैसी है कि आप एनुअली पे करोगे, हाफ ईयरली पे करोगे, मंथली पे करोगे, मार्जिन मनी कितना है, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको पता होगा कि असेट की वैल्यू जो चार्ज की गई है, मान लेते हैं उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, बट जो लोन दिया गया है कितने का? सिर्फ 60 लाख तक का दिया गया है उस पर, तो मार्जिन कितना हो जाएगा? मार्जिन 40 लाख हो जाएगा। एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन, और कितना ऑपरेट करेंगे उसे। ये तो हो गई बैंक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो पेपर के लिए ना रेलेवेंट हो सकता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि हाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट आर रेलेवेंट फॉर बैंक्स। फिर उसके बाद आती है बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? डायरेक्टर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर्स को पता चल जाता है टू नो द प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। देखो इसको समझो, इंडिविजुअल बिफोर बिकमिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यानी कि जैसे लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसके ऑलरेडी डायरेक्टर्स कौन है? मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई और मिस्टर जेड है, ठीक है ना। अब मिस्टर जे कोई डायरेक्टर बनना चाहते हैं एबीसी लिमिटेड के, तो वो सही कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं नहीं, कहीं चोर कंपनी तो नहीं है। इसके लिए वो क्या करेगा?
देखो ये डायरेक्टर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा एबीसी लिमिटेड की। क्यों मांगेगा? ये देखने के लिए कि कौन है प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कितनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं कंपनी की। कहीं मैं ऐसी कंपनी में तो नहीं जा रहा जो 4 दिन बाद बंद हो जाएगी। बात समझो ध्यान से, कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं जिसकी लाइबिलिटीज उसकी असेट्स से बहुत ज्यादा है और मेरा नाम खराब हो सकता है कि मैं एक बंद कंपनी का डायरेक्टर हूं। टू नो द कंप्लीट हिस्ट्री एज पर आरओसी रिकॉर्ड्स सिंस इनकॉर्पोरेशन, आज तक की कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसकी कंप्लायंसेस क्या है, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है तब से, ये डायरेक्टर के लिए जानना जरूरी है। शेयर होल्डर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? शेयर होल्डर्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से समझ लो। आफ्टर लेंडर्स अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट किसी के लिए है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है भाई उनका। टू नो द स्टेटस ऑफ द कंपनी, क्या स्टेटस है भाई, आज कर क्या रहे हो आजकल तुम लोग, ये चीज बताता है। टू नो द स्टेटस ऑफ देयर शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी, उनके शेयर्स का क्या हो रहा है, उनके पैसों को यूज कैसे किया जा रहा है, वो सारी की सारी बातें। टू नो द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हमने जिन लोगों को डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है भाई वो कैसे मानुष हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। टू नो द कंप्लीट हिस्ट्री एज पर आरओसी रिकॉर्ड सिंस इनकॉर्पोरेशन, देखो 6 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो कॉमन है, काफी हद तक पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो आप इसको याद कर सकते हो अपने हिसाब से मिक्स एंड ट्विस्ट करके। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए, कस्टमर और सप्लायर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज बेटा सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इनकम टैक्स कहीं कम तो नहीं दे रही है कंपनी, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। आरबीआई भी सेम, कि कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। सेबी कि भाई जो भी अपना ये डीलिंग्स हैं लिस्टिंग स्टॉक्स एक्सचेंजेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें सेबी देखेगी। कस्टमर और सप्लायर के लिए क्यों जरूरी है? कोई सप्लायर है वो उधार पे सामान बेच सकता है इस कंपनी को या नहीं बेच सकता, कई कंपनी दिवाला होने वाली है और उसने उधार पे सामान बेच दिया तो फंस जाएगा, तो इसलिए सप्लायर भी क्या करेगा, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा। सेम हैपेंस विद कस्टमर एज वेल। बात समझ आ गई? आई थिंक समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद एक सेकंड यार देख लें, अच्छा ठीक है। आइए आगे करते हैं। सर्च ऑफ चार्जेस, सर्च का मतलब क्या होता है? फिजिकल इंस्पेक्शन, याद रखिएगा इस शब्द को, फिजिकल, अरे यार फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 77 में क्या लिखा है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी, हर कंपनी की ड्यूटी है जो भी चार्ज क्रिएट कर रही है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स पे और किसी भी अंडरटेकिंग पे, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे अदरवाइज यानी कि इनटेंजिबल हो, चाहे इंडिया में सिचुएटेड है या आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, कि वो क्या करेगी, किसी भी चार्ज को, देखो क्रिएटिंग अ चार्ज टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, उस चार्ज से रिलेटेड सारी बातें साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर। कंपनी खुद तो साइन नहीं करेगी, उसके बिहाफ पे कोई डायरेक्टर साइन करेगा और जो चार्ज होल्डर है जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया है वो बंदा भी साइन करेगा। विद द इंस्ट्रूमेंट्स इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज इन फॉर्म CHG1, यानी कि फॉर्म CHG1 इंपॉर्टेंट फॉर्म है। फॉर्म CHG1 यानी कि इस फॉर्म के अंदर आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे कि आपने जो चार्ज क्रिएट किया है, कितना अमाउंट ऑफ लोन है, किस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है, जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ये सब बातें। और फॉर्म CHG9 किसके लिए? डिबेंचर्स के लिए है, इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन। ध्यान से सुनो, CHG, ये लो इधर लिख देता हूं, CHG1 फॉर डेब्ट्स या लोन्स, डेब्ट्स और लोन्स अदर देन डिबेंचर्स, और CHG9 फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर भी तो एक तरह का लोन है भाई, समझ रहे हो, पर उसके लिए कैटेगरी अलग कर दी गई है। और हां, अगेन एक फॉर्मेलिटी वाली लाइन, ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इट्स क्रिएशन, यानी कि विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज along with prescribed fees, submit या file to registrar। ओके जी।